चलिए क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस देखिए तो लेसन कितना में है वाला। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं है 3 में है ना ये NCERT 3 वाला है। हाँ चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT के में पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 3 वाला। प्रयास मेरा रहेगा कि एक वीडियो में ही पूरा क्लियर कर देने का है, ठीक है। तो क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका स्टार्टअप है। आप यहाँ बैठ जाइए ना, थोड़ा ठीक रहेगा। तो वहाँ से पार लगा लीजिएगा। पता चला इसी में रह गया, बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ा कर निकल गया दिक्कत फिर हो सकता है। यहाँ तक ठीक बा ना? यहाँ तक ठीक बा ना? हाँ। प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष का अर्थ। प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष का अर्थ है ना। कहता है कि लोकतंत्र में विकास में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर बात किया जाए लोकतंत्र के विकास में तो दोनों का योगदान बहुत जबरदस्त रहा। एक प्रतिस्पर्धा का और एक जन संघर्ष का बहुत ज़्यादा रहा महत्वपूर्ण योगदान। कहता है मतलब उसके साथ में मेहनत है और क्या, प्रतिस्पर्धा वाला में कड़ी मेहनत के साथ किया। और जन संघर्ष मतलब पूरी जनता का संघर्ष पढ़ाया गया, वो चैप्टर था ना जन संघर्ष रिलेटेड। जब शासक और शासन में भागीदारी चाहने वाले अर्थात जनता के बीच संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होता है। देखिए लोकतंत्र मजबूत कब होता है? देश की लोकतंत्र मजबूत कब होता है? हाँ, जब जनता के बीच में संघर्ष होता है। किसके बीच में? जब जनता के बीच में संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। बस में जमा रही। तो ऐसा है नहीं, हमारा देश का लोकतांत्रिक जो है देश है, वो देश मजबूत कब होगा? जब लोग संघर्ष करने की चाहत रखेगा, जब वो संघर्ष करेगा और जन संघर्ष करेगा। कुछ करेगा जन संघर्ष, क्योंकि जन संघर्ष में बहुत ज़्यादा पावर है ना, और उसका विकास होता है। और लोकतंत्र का विकास कब होता है? जब लोग संघर्ष करने के लिए चाह रहा है कि संघर्ष करेंगे, है ना। जनता के बीच क्या हो? संघर्ष हो। तो उससे जब संघर्ष जब करती है तो उससे हमारा देश की लोकतंत्र में विकास भी होता है, हमारा देश की लोकतंत्र मजबूत भी हो जाता है ना। कहता है लोकतंत्र में संघर्षों का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे ही संभव है। लोकतंत्र की संघर्ष जो है वो संविधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे ही संभव होता है। और जब जनता लामबंद होकर संघर्ष करती है, लामबंद होकर मतलब क्या? जब जनता लामबंद होकर संघर्ष करती है मतलब क्या होकर के जनता संघर्ष करती है? ये तो ऐसे लिखा हुआ है, जब जनता लामबंद होकर संघर्ष करती है। जब जनता लामबंद है ना, जब मतलब कि पूरा जनता मिलकर क्या हो? संघर्ष करता है। बाबू एक से संघर्ष करने से लोकतंत्र मजबूती नहीं हो जाएगा जब तक पूरी जनता संघर्ष ना करे और सरकार भी संघर्ष करे तो वह मजबूत हो जाएगा। ऐसा है। कहता है यह संघर्ष का समाधान करती है और दोनों ही स्थिति में ऐसा जन संघर्ष
प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन ही होता है। देखिए, राजनीति का संगठन कब होता है? तो जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है, उन लोगों के आधार पर होता है, उन लोग को ही संघर्ष पर होता है। कौची? राजनीतिक संगठन। अब आइए देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था में एक संगठन दो तरह से होती है। पहला प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। आपको हम पढ़ाए थे, जब हम पढ़ा रहे थे लोकतंत्र वाला में, वहाँ बताए थे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिस शासन में जनता भाग लेती है, वो होता है प्रत्यक्ष। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जिस शासन में प्रतिनिधि भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवहार में संगठन दो तरह से होता है। एक है प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका या परंपरागत तरीका, उसी को बोला जाता है। एक है अप्रत्यक्ष भागीदारी के तरीका। क्या गो है? एक प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका, अब एक अप्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका। ठीक है, अब आइए देखिए, बात कर रहा होगा पहला वाला में। देखिए, बात किया जा रहा है पहला की, प्रत्यक्ष भागीदारी तरीका। आइए जानते हैं कि प्रत्यक्ष भागीदारी क्या होता है, उसमें कौन लोग भाग लेते हैं। पूरी जानकारियां यहां से आपकी मिल जाएगी। देखिए, कहता है कि लोकतंत्र के किसी निर्णय प्रभावी करने का जाना पहचाना तरीका है। देखिए, लोकतंत्र के किसी निर्णय प्रभावी करने के लिए उसमें जाना पहचाना तरीका होना चाहिए, मतलब तरीका है। और इसके अंतर्गत राजनीतिक दल का निर्माण भी होता है। देखिए, राजनीतिक दल का निर्माण कब होता है? जब वो क्या प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका हो और उसमें जाना पहचाना हो। तो देखिए, आप माने कोई भी पार्टी हो तो उसके अधिक मतदान कहाँ बनता है? जहाँ उसका जाना पहचाना होता है, जहाँ उसकी नेटवर्क होता है, जहाँ उसकी मार्केट जमा हुआ है। नहीं, हम वहाँ जाते तो वहाँ लाखों का भीड़ लग जाता है, मतलब लोग पहचानते हैं। जो नहीं पहचानते हैं वो कुछ भी तरीका से देखने से ही पहचान लेते हैं। राजनीतिक दल के माध्यम से चुनाव का प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। सही बात है, चुनाव की प्रक्रिया में भाग कब लिया जाता है? तो राजनीतिक दल के माध्यम से ही चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया जाता है और सरकार निर्माण होता है। जब उसमें भाग लिया जाता है तो उससे सरकार का क्या होता है? अब कौन सी किसका अधिक मतदान बना, सरकार तो वही बन सकती है ना जिसका मतदान अधिक है। कहता है कि यही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना लोकतंत्र को क्या कहलाएगा? प्रभावी करने का प्रत्यक्ष तरीका कहलाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो ऐसा चुनाव का प्रक्रिया जिसमें भाग लेना, इसमें भाग कौन ले रहा है? कोई प्रतिनिधि है इसमें, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल यहाँ लिखा हुआ है कि यही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना लोकतंत्र को प्रभावित करता है। भाग लेने के बाद लोकतंत्र को प्रभावित करता है, तो इसी को हम कौन तरीका कहेंगे? प्रत्यक्ष तरीका कहेंगे। कौन तरीका? बात हो रहा था राजनीतिक दल को, एक चैप्टर है एनसीईआरटी में राजनीतिक दल, वो वाला हो चुका है राजनीतिक दल। उसमें कुछ मुख्य पार्टियां हैं, दल है, जो वाला वहाँ से बिहार बोर्ड में हमेशा आता है सवाल, और राजनीतिक दल से एकदम यहाँ से हर वर्ष पूछता है सवाल। तो जान करके उसको एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, कहता है कि जब लोकतंत्र में निर्णयों का लोग राजनीतिक संगठन से अलग होकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो यह प्रत्यक्ष या कुछ हो गया अप्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका कहलाता है। कब? भागीदारी की अप्रत्यक्ष तरीका कब कहलाएगा? हाँ, जब कोई लोग देखो, जब कोई लोग, हाँ, जब लोकतंत्र में निर्णय लेने को, हाँ ना, लोग क्या करते हैं कि राजनीतिक संगठन से अलग होकर के वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
तो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा वो? अप्रत्यक्ष। लोगों द्वारा किए गए इस तरह के कार्य को जन संघर्ष या आंदोलन कहेंगे। देखिए, अब लोगों द्वारा किए गए इस तरह से कार्य को क्या कहेंगे? जन संघर्ष या तो आंदोलन कहेंगे। अब आता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या है? भारत में स्वतंत्रता के पहले, मतलब भारत आजाद होने से पहले, जन संघर्ष या आंदोलन केवल स्वतंत्रता के लिए ही नहीं थे, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी थे। देखिए, हमारा देश आजाद हुआ कब? 1947 में। तो इतना कि पहले की बात कर रहा है। तो इतना कि पहले जन संघर्ष या आंदोलन केवल स्वतंत्र के लिए नहीं, मतलब कुछ लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी था। कोची जन संघर्ष आंदोलन। जन संघर्ष या तो मतलब हमारा देश से पहले जो भी जन संघर्ष आंदोलन चल रही थी, वो ये मकसद नहीं था कि भारत को आज़ादी करा दे। मकसद ये भी था कि लोकतंत्र की स्थापना भी करना। मकसद क्या था? लोकतंत्र की स्थापना भी करना। कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने जब एक गणतांत्रिक संविधान को अपनाया, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तब से ही भारत में लोकतंत्र की नींव भी रखी गई और तब से यह सुदृढ़ हो रहा है। मतलब कि भारत का जब से कानून बनाया गया है, भारत का क्या बनाया गया है? कानून, मतलब संविधान। संविधान को किसने लिखा था पता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन इस संविधान को भारत में लागू कब किया गया? हाँ, संपूर्ण तरीके से कह सकते हैं। कौन तरीके से? संपूर्ण तरीके से लागू कब किया गया था? 1950। कब? 1900। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। जब से क्या हो गया? हमारे भारत सुदृढ़ हो रहा है। मतलब जो भी हमारे भारत में कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ढंग से हो रहा है। क्यों? तो क्योंकि कहीं न कहीं एक कानून बनाया गया है और हमारे भारत में जो भी काम काज होता है, जो भी सरकारें काम करती है, वो संविधान के तहत ही वो काम करती है। कोई भी सरकार जब काम करती है तो। लेकिन हमारा देश की बात कर रहे हैं, सभी देश की कानून क्या है? अलग अलग है। सभी देश का संविधान भी क्या है भाई? अलग अलग है, ठीक है। कहता है पहला में क्या होगा? बात करता है जन संघर्ष द्वारा लोकतंत्र की विकास। आइए जानते हैं कि जन संघर्ष के द्वारा लोकतंत्र के विकास कैसे हुआ, इसमें क्या क्या हुआ। कहता है कि लोकतंत्र में निर्णय एवं फैसले आम सहमति से लिए जाते थे। देखिए, लोकतंत्र में जो भी निर्णय या फैसले लिए जाते थे वो आम सहमति से। आम सहमति से कैसा? आम सहमति से। यदि सरकार निर्णयों एवं फैसलों में लोगों के विचारों का नज़रअंदाज कराती है। नज़रअंदाज के मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज के मतलब उसे वो इग्नोर कर देती है। कौन? किसको? लोगों की फैसलों को सरकार क्या कर देती है? इग्नोर कर देती है। मतलब उसे वो सुनना पसंद नहीं करती है। कौन? सरकार। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि सरकार निर्णय और फैसलों में लोगों के विचारों का क्या कर देते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जनता
ऐसे निर्णय या फैसलों को खिलाफ जन संघर्ष करने लगती है। जनता को कहना है, जिससे हम लोग कहते हैं सरकार से क्यों नहीं सुनती है। जब सरकार जब नहीं सुनती है तो सारा जनता मिलकर के उस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। बात आता है जन संघर्ष सरकार के तानाशाह होने से रोकता है। सही बात है, जन संघर्ष अक्सर सरकार के विरोध में होता है। सही बात है, जन संघर्ष सरकार के विरोध में होता है, क्योंकि ये जो संघर्ष है वो जनता की संघर्ष है। ये जो संघर्ष है किसका है? जनता की संघर्ष है, जो कि सरकार इससे सुनना पसंद नहीं करती है। जन संघर्ष को सरकार ने नज़रअंदाज कर देती है, मतलब उसे देखना पसंद नहीं करती है। कोड सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। कभी कभी तो जन संघर्ष में विधायिका जैसे सरकार की संस्थाएं भी शामिल होती है जी। कभी कभी जन संघर्ष में विधायिका जैसे कोई सरकार संस्थाएं में कुछ होता है उसमें शामिल, जो सरकार बदलने में सक्षम होती है। इसमें कोई कोई विधायक शामिल ऐसे हो जाते हैं जो सरकार ही बदलने की पावर रखते हैं। किसकी बदलने पावर रखते हैं? कि यही सरकार नहीं रहेगी, सरकार कोई और आएगी, सरकार को हटाया जाए। तो भाई एक गो जन संघर्ष में ऐसे ऐसे विधायक होते हैं जो कि सरकार को हटाने का उसके पास सक्षम होता है, पावर होता है, होता कि नहीं होता है? देखिए, सक्षम वो चाहेंगे तो सरकार के बदल सकते हैं। अब बात आती है तीसरा में, जन संघर्ष में नए नए राजनीतिक संगठन का निर्माण। कहता है जन संघर्ष के पहले लामबंदी की प्रक्रिया शुरू होती थी, मतलब जन संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होती थी। अब यही लामबंदी जन संघर्ष के दौरान या उसके बाद दबाव समूह, हित के समूह, दबाव समूह, हित के समूह और आंदोलनकारी समूह राजनीतिक दल में बदल जाते थे। सही बात है, जो राजनीतिक संगठन के रूप में जाने जाते थे, अगर वो बदल गए राजनीतिक दल में तो उसे लोग जानते थे किसके रूप में? राजनीतिक संगठन के रूप में। 4 में कहता है कि जन संघर्ष से राजनीति की चेतना आती है। कुछ ही आती है, चेतना आती है। क्या आती है? पूरा लेकिन दिख जाता होगा जब ऐसे होता होगा, फर्क जब फेंकता होगा तो। भाई नहीं हुआ यार। जन संघर्ष से लोगों में राजनीतिक चेतना आती है। चेतना मतलब पता है? जन संघर्ष में लोगों में राजनीति की कुछ आता है, चेतना आता है। राजनीति की चेतना मतलब क्या आता है उसके अंदर में? कितना अच्छा तो कोई बोल देगा जी। जन संघर्ष से लोगों में राजनीति की चेतना आती है। क्या बात है, राजनीतिक में आती है कोची। मतलब हम कह सकते हैं बाबुआ कि जब कोई देखता है, कोई दल, कोई पार्टी जन संघर्ष, लोगों को जन संघर्ष, तो उसमें क्या होता है ना, राजनीतिक में क्या होता है? चेतना होता है। चेतना मतलब राजनीतिक एक तरीका से राजनीतिक में चेतना आती है। चेतना मतलब है ना कि कहीं न कहीं उसका क्या होता है, थोड़ा उत्साह आ जाता है। कह सकते हैं क्या आ जाते हैं उसमें? उत्साह आ जाता है। किसमें? हाँ, राजनीति करने का उत्साह। मतलब एक आम आदमी भी कहेगा ना, नहीं अब हम भी इस पार्टी से खड़े होंगे। जन संघर्ष में इतनी पावर है कि उससे लोगों में राजनीतिक, जन संघर्ष से लोग में क्या आता है? राजनीति की चेतना। मतलब उसकी चाहत रहता है कि नहीं हम भी लगा पॉलिटिक्स करें, लगता है कि पॉलिटिक्स में हम भी लगा आवे। उसका इतना मतलब उदय हो जाता है, मतलब उसको इतना जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं।
उसके उतना जुनून भी उसका कह सकते हैं। राजनीतिक में आने के लिए लोगों का बहुत कुछ होता है, जुनून, कि नहीं एक बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए। किसको देख करके? जन संघर्ष को देख करके। कहता है कि जन संघर्ष के दौरान ने केवल सरकार पर दबाव बनाया जाता है। जन संघर्ष के दौरान ने केवल सरकार की पर ही कुछ होता है, दबाव बनाया जाता है, बल्कि लोगों को उनके अधिकार एवं सरकार की निर्णय एवं फैसले से भी अवगत कराया जाता है। किसकी बात कर रहा था? लोगों को उनके अधिकार और सरकार, लोगों को उनके अधिकार और सरकार फैसलों, सरकार की निर्णय और फैसलों से भी अवगत कराया जाता। अवगत के मतलब यहां भी देखिए सिंपल एक ही बात लिखा, पूरा पहले पढ़िए। कहता है कि लोगों को उनके अधिकार, उनके अधिकार किसका अधिकार? तो लोगों के और उनके अधिकार एवं सरकार के निर्णय और फैसले से उनको अवगत किया जाता है। मतलब तरीका से स्वागत कराया जाता है। कुछ ही स्वागत होगा, कुछ ही होगा, स्वागत कराया जाता है, जिससे हाँ वेलकम, जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। देखते हैं जब कोई पार्टी को जब होता है वेलकम फूल माला से, तो वहाँ पे लोगों में क्या आता है? राजनीति की चेतना आता है। मतलब उसमें एक नया जिज्ञासा उत्पन्न होता है, नहीं एक बार पॉलिटिक्स में आने चाहिए। जो आप लोग देखिए, आप लोग के बच्चे जब नहीं कभी देखें, जो जाएंगे ना बड़ा बड़ा लोकसभा में या कोई बड़ा बड़ा मतलब कि सभा में, तो वहाँ देखेंगे तो बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं बाबू। तो वहाँ पे सबका क्या होता है? स्वागत किया जाता है। किसको किया जाता है? तो उसको देख करके लगता है, मेन में जो लोग, उसको लगता है नहीं एक बार पॉलिटिक्स में जीवन में जरूर आना चाहिए, ऐसा लगता है। मतलब कि जिससे लोगों में क्या लगता है? राजनीति की चेतना का विकास होता है। कहता है बिहार का, देखिए यहाँ देखिए सवाल आता है ये वाला, यहाँ से फोकस करेंगे। यहाँ तक दिख रहा है? ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है कि बिहार में छात्र आंदोलन से आप क्या समझते हैं? छात्र आंदोलन से आप क्या समझते हैं? छात्र आंदोलन कहता है कि बिहार का छात्र आंदोलन तत्कालीन सरकार के विरुद्ध और विश्व छात्र का जन संघर्ष था। देखिए बिहार का छात्र आंदोलन तत्कालीन सरकार के विरुद्ध चल रहा था ये आंदोलन, और छात्रों का जन संघर्ष तो था, पर किसका था? ये जो चलाया गया है आंदोलन कहाँ? बिहार में ही चलाया गया है। कहाँ? बिहार में। जो कि इसमें खाली छात्र ही भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? छात्र। कहता है जो बाद में राजनीतिक हो गया, इस आंदोलन में बाद में क्या फैल गया? राजनीतिक फैल गया। और यह आंदोलन, अगर उसमें डेट वाला होगा तो बोलिएगा, डेट वाला होगा तो बोलिएगा। यह आंदोलन लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखा। ये जो रहा आंदोलन, छात्र आंदोलन, ये लोकतंत्र को क्या करने में सहमत रहा, मतलब योगदान रहा, पुनः स्थापित करने में। कहता देखिए ये जो चलाया गया आंदोलन, चलावल गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलावल गया आंदोलन था। ये चलावल गया, पता आंदोलन कब है? 1974 में। बताएंगे पटना में आए थे और बहुत बड़ा सभा लगाया गया था। देखिए इसकी पूरी कहानी क्लास 12 के हिंदी में एक चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति। दिल्ली में भी गए थे, हाँ। तो क्लास 12 में हिंदी में है, एक चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसका लेखक जयप्रकाश नारायण। उसमें इसका पूरा कहानी दिया गया है। ये लड़का बहुत संघर्ष किया है भाई, तब इतना हुआ। सुनाएंगे इसकी पूरी कहानी लास्ट में, पहले यहाँ पर देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना
जयप्रकाश नारायण के जो चलावल गया क्रांति था, संपूर्ण क्रांति, उसमें इसका मेन उद्देश्य था ना कि एक सच्चा लोकतंत्र का स्थापना किया जाए। कैसा लोकतंत्र का? सच्चा लोकतंत्र का। यह आंदोलन सर्वप्रथम बिहार में छात्रों के द्वारा शुरू हुआ था। ये आंदोलन चलावल गया था बिहार में, जो कि सबसे पहले किसके द्वारा? छात्र के द्वारा। ये वाला आता है तो सुनेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही बिहार बोर्ड में भी लिखा पाएगा। छात्रों के द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को बिहार का छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार का छात्र आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बिहार में सबसे पहले छात्रों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। कहता है लोकतांत्रिक देशों में जन संघर्ष एवं आंदोलन का महत्व पूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक देश, मेरे भारत लोकतांत्रिक देश, भारत में जन संघर्ष, जनता के द्वारा किया गया संघर्ष और छात्रों के द्वारा चलाया गया आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है। अनदेखी मतलब उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। ये ऐसा चलावल गया है आंदोलन। पता है ये जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये आईएससी किए थे साइंस से, इंटर किए थे साइंस से जयप्रकाश नारायण, लेकिन ये आगे भी एडमिशन करवा लिए थे साइंस से ही। लेकिन इनका एक गुरु थे, गुरु के नाम था, इनका गुरु का नाम ये भूल रहे हैं, इनका गुरु के नाम था क्या, तो वही इनको बोले ना कि तुम जाओ पढ़ने के लिए। ये शायद पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका है गए थे पढ़ने के लिए। हिंदी में इसका दिया गया है पूरा कहानी से, जानकारी के ब्रुश में देख लेंगे। ये लड़का पूरा आईएससी क्लास किया है साइंस से, लेकिन ये जो चलाया है इतना आंदोलन, इसके पीछे बहुत पढ़ाई की है। ये पढ़ने के लिए दक्षिण अमेरिका गए थे, नहीं अफ्रीका के अमेरिका गए थे, हम पूरा लेकिन भूल रहे, इसकी कहानी है, एक बार देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। जो वहाँ पे गए थे तो इन्होंने 3 विद्यार्थी गया था, 3 दोस्त मिल करके। कितना दोस्त मिल करके? 3 दोस्त मिल करके, और तीनों ने वहाँ पढ़ाई किया। इनका हालात बहुत बिखरा हुआ था। जयप्रकाश नारायण का इतना गरीब आदमी थे कि इनको पढ़ाई करने के लिए घर से पैसे भी नहीं मिलता था। तो ये पता है जान करके होटलों में बर्तन धो करके और जूता साफ कर करके, उतना संघर्ष कर करके ये अपना पूरा पढ़ाई किया। जबकि तीनों दोस्त ने गया था बाहर से, कैमरे लिए थे, एक रूम लिए थे, जबकि उस तीनों एक ही रूम में सारा कुछ उसमें दिन को बिताया और पॉलिटिक्स का कुछ उसमें पढ़ाई किया जान करके वहाँ पे जहाँ पे वो गए थे पढ़ने के लिए। ऐसा था। ये बहुत गरीब आदमी से बिलोंग करते हैं जयप्रकाश नारायण। इतना को आप जानेंगे कि छात्र आंदोलन क्या है। अगर आ जाए तो पहले आप इतना जरूर जानेंगे कि ये आंदोलन बिहार में चलावल गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश। कब? 1900, जब ये आए थे पटना में, 1974 में आए थे पटना में भाषण देने के लिए। कौन? जयप्रकाश। तो वहाँ पे लाखों का भीड़ लग गया था और वहाँ से हमारा पूरा बिहार का लोग समझ गया, अरे ये जो आंदोलन है से बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है, इसमें ही बदलेगा सच्चा लोकतंत्र है। अब बदला भी सच्चा लोकतंत्र है। एक बार दिल्ली में भी आए थे, जब दिल्ली में जब आए तो पूरा भारत के लोग जाग गए कि कहीं न कहीं छात्र आंदोलन में कुछ न कुछ पावर है, ठीक है। अब आइए ये देखिए, बात आती है चिपको आंदोलन। आइए जानते हैं कि चिपको आंदोलन क्या होता है। ये भी बिहार बोर्ड में आता है, पूछा है तो भाई आगे भी पूछेगा, ठीक है।
कहता है 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी देता है इसका आंसर में कभी कभी। क्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो कहाँ है? ओहो, अरे दोनों का हिस्सा जो है ना, कुछ इसी में आता होगा, कुछ इसी में आता होगा। अब तो अलग हो गया है दोनों, उत्तर प्रदेश अलग हो गया है, पहले एक ही था, अब क्या हो गया? अलग हो गया है। यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड पता है कब एक ही था? जब ये वाला चलावल गया था तब एक ही था, इसलिए वहाँ पे दे दिया है। याद रखेंगे। ऐसे इसमें आता है, तो इसमें ए वाला भी आता है ऑब्जेक्टिव में, उत्तराखंड ही आता है ऑब्जेक्टिव में, आता है ना। तो याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में चलावल गया था। कहाँ? उत्तराखंड के कुछ भाग पर जंगलों की कटाई के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान की थी। अनुमति मतलब सरकार ने बोली थी कि पूरा काटो भर दाम, अनुमति प्रदान की थी। अनुमति प्रदान की थी मतलब वो काटने से, अच्छा हाँ हाँ सही बात है। देखिए उत्तराखंड के लोगों को जंगल की कटाई के लिए सरकार ने क्या किए थे? अनुमति प्रदान किए थे। सही बात, कुछ प्रदान किए थे, अनुमति प्रदान किए थे, जिसमें इसके विरोध में उत्तराखंड के कुछ गांव के लोगों ने क्या किया? विरोध किया। सरकार तो कहा दिया वहाँ के लोगों ने जाओ जंगल को काट कर साफ करो, लेकिन उत्तराखंड के कुछ गांव के लोगों ने क्या किया? उसके पीछे विरोध किया, मतलब काटने से मना कर रहा था। उस गांव में एक मेन व्यक्ति था, उसको नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने बहुत बड़ा खड़ी आवाज़, मतलब आवाज़ बहुत बड़ा खड़ी किया। जबकि देखिए आगे पढ़ते हैं, तो कुछ गांव ने स्त्रियों पुरुषों ने जंगलों को व्यावसायिक आधार पर कटाई का विरोध किया, मतलब उसे काटने से मना किया। अब ये पेड़ को काटने से पहले पेड़ से चिपक जाते थे। कहाँ के लोग? कहाँ के लोग? उत्तराखंड के लोग। मतलब कि पेड़ को काटने देने से वो मना कर रहा था, और पेड़ में जान कैसे चिपा गया कर देता। बोलते थे क्या कि सबसे पहले हमको काटिए उसके बाद आप, मतलब वहाँ के लोगों ने पेड़ को काटने मतलब देना चाहता नहीं था। कहता है एवं पेड़ों को अपनी बाहों में समेट लेते थे, मतलब जान के ऐसे पूरा अखबार लिया जन करके ऐसे पूरा, ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। आ गया बात, काटने से बचाया जा सके, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा। देखिए इसको चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वहाँ के लोगों ने पेड़ को काटने से मना कर रहा था, और मना जब कर रहा था तो वहाँ के लोगों ने पेड़ में चिपक गया था। पेड़ में क्या हो गया था? चिपक गया था, और कह रहा था क्या पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ को काटिए, मतलब कि पेड़ को काटने से वहाँ के लोगों ने मना कर रहा था, इसलिए इन्हें चिपको आंदोलन कहा जाता है। कहता है चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नृत्य मतलब बचाव कह दीजिए, देखभाल। नेतृत्व मतलब कौन चीज होता है? चलाया गया किसके द्वारा? ये वाला आता है कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलावल गया था या किसके द्वारा चलाया गया है? तो सुंदरलाल, ये राम देखिए मेन ही है सुंदरलाल। कहता इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अधिक मतलब भूमिका निभाई है। ये नहीं कि सुंदरलाल बहुगुणा है, नहीं। उत्तराखंड के कुछ गांव के स्त्री और पुरुष दोनों ने कुछ किया, पेड़ को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें मेन कौन था? सुंदरलाल। इतना जानिए बच्चों कि चिपको आंदोलन क्या है। तो बोलेंगे कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलावल गया था। आइए 1970 के दशक में किसके द्वारा? सुंदरलाल
बहु गुणों द्वारा। इसमें हुआ ही क्या था, तो इसमें पेड़ को काटने से बचाया गया था। लेकिन सरकार ने तो लोगों को अनुमति दे दी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने अनुमति के पीछे विरोध किया और पेड़ को काटने से बचाया। हर के पीछे 2-3 बात जानिए, बाकी आपके एग्जाम में लिखा जाएगा। क्लियर हो जाएगा ये वाला एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के लिए भी नहीं है और बाकी समझने के भी लिए, ऐसे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। बात आती है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है? कहता है कि भारत में प्राचीन समय से ही दलित समुदाय के साथ भेदभाव होता है। देखिए, आज नया नहीं है, ये पहले से ही ऐसा है कि भारत में भेदभाव चलते आ रहा है, अभी भी भेदभाव चल रहा है। लगभग 7वें दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र में दलित युवकों ने, दलित जैसे कि भीमराव अंबेडकर दलित परिवार में आते हैं, डॉक्टर भीमराव, और ये है भी मुंबई के ही, महाराष्ट्र के हैं। कौन? नहीं, हाजी मध्य प्रदेश का है। एक गांव के नाम है मधु प्रदेश से कुछ करके गांव के नाम है। हाँ, महू मध्य प्रदेश का है। लेकिन पता है इनका पूजा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा से होता है। इनका पूजा नहीं, महाराष्ट्र में इनका पूजा बहुत बयान से होता है, रैली के साथ होता है इसका पूजा महाराष्ट्र में, धूमधाम से। वो हमों से मारे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में होता है। से हम लोग किसको किसको पूजा करते हैं, राम भगवान के, तो बजरंग बोली के, तो फलना के, लेकिन वहाँ पे ये सब को लोग पूजा करते हैं, महान इंसान। तो पूजा ही करते हैं, फोटो है तो भाई पूजा ही करते हैं। इसी का सिद्धांत को मानते हैं, हम जान रहे हैं उनका सिद्धांत जो भी है, उनको कुछ ही करते वो मानते हैं। उनका सिद्धांत है कि वो बहुत में डिग्री प्राप्त किए थे, है ना। उनको बचपना में उनसे लोग छुआछूत मना करते थे, मतलब भेदभाव था ये सब। दलित युवकों ने अपने सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के लिए विभिन्न मंचों से अपनी आवाज़ बुलंद की है और डॉक्टर भीमराव आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलित को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत होकर ही महाराष्ट्र के शहरी शिक्षित, बात कर रहा है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के शहरी शिक्षित मतलब वैसा शहर जहाँ के लोग शिक्षित हो। कहाँ? जहाँ के लोग शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा लोग हो। तो शिक्षित युवकों ने दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किया। देखिए, पैंथर्स कहाँ? दलित पैंथर्स। इसमें क्या क्या इसका गठन किया? इसमें कुछ बात समझ में आया? क्या है, क्या इसमें बात कुछ समझ में आया? देखिए, दलित पैंथर्स के अंतर्गत में ये तो यही आ रहा है कि दलित में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, जाति में भेदभाव, जबकि ये भेदभाव पहले से ही चलते आ रहा है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ, देखिए दलित समुदाय के साथ भेदभाव, दलित समुदाय के साथ ये तो इसमें हो रहा है। और इसमें मेन कौन आते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए आते हैं ना, तो उसी में तो कहता है कौन सा नियम बनाया गया और इसके साथ में मतलब भेदभाव भी होता था, वो इसमें मेन है दलित पैंथर्स में इन है। और क्या देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, देखो एक बात, मेन बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से
ओत प्रोत होकर के, ओत प्रोत होकर के मतलब कैसा होकर के, ओत प्रोत मतलब पूरा उत्साह के साथ, पूरा जुनून के साथ, पूरा भिड़ाका के साथ की बात कर रहा है। इतना के साथ महाराष्ट्र के सारे शिक्षित युवकों ने दलित पैथार्स को किया नामक संगठन का गठन किया। मतलब इसमें पता है कुछ बता रहा है, इसमें ही बता रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपोर्ट में यहाँ पे दलित पैथार्स का क्या हुआ, नामक संगठन का गठन हुआ। मतलब वही नामक संगठन का गठन हुआ। इसमें मैं नहीं है ना इसके आगे ना है, देखो तो इसका तो मेन उद्देश्य ही बता रहा है, भेदभावी से बता रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या है याद रखेंगे। दलित पैथर्स में अगर आ जाए तो याद रखेंगे इसका मेन है कि दलित के समूह से भेदभाव, इसका मेन उद्देश्य ये भेदभाव वाला वर्तमान में ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। तो इसमें नहीं दिया है कौन कौन था से। अगर देखिए जब ऐसा जब आवे ना ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन के अनुसार होगा वो वाला काम। अब ऑप्शन में कौन सी बात किस तरीके से लिखा हुआ है उसी के तहत आप उसमें टिक लगा सकते हैं। जब आगा तो ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे तो बताएंगे वहाँ पर, ठीक है। बट इसमें पूरा खुलेआम देखिए नहीं दिया है, बट और इसमें देना चाहिए, बट इसमें पूरा नहीं दिया है। आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते। भारतीय किसान यूनियन, एक आता है किसान आंदोलन, आता है कची किसान आंदोलन एक आता है। कहता है 1970 एवं 1980 के दशक में भिन्न भिन्न तरह के जन आंदोलन हुआ है। 1970 से 1980 के बीच में, इतना के बीच के दशक में तरह तरह के क्या हुआ, जन आंदोलन हुआ। इसमें बिहार एवं गुजरात का छात्र आंदोलन, महाराष्ट्र का दलित पैथर्स आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण है। जब भारतीय किसान यूनियन में चलावल किया था 1970 से 80 के दशक में, तो इसमें तरह तरह के जन आंदोलन हुआ है, तरह तरह के जन आंदोलन। पहला क्या, बिहार गुजरात के छात्र आंदोलन, बिहार गुजरात के छात्र आंदोलन और महाराष्ट्र का दलित पैथर्स आंदोलन, ये सब इसके क्या रहा, प्रमुख उदाहरण रहा। 1980 के दशक में किसानों ने, 1980 के दशक में किसानों ने, वो किसान कहाँ के, बिहार के किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध यहाँ होगा। विरोध करने के लिए भारतीय किसान यूनियन को जी किया, गठन किया। देखिए किसान ने क्या किया कि सरकार के नीतियों का, किसका, सरकार के नीतियों का विरोध करने के लिए भारतीय किसान यूनियन को कुछ किया, गठन किया। उसमें डेट नहीं है कब किया गठन। इसका गठन अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ। मतलब कि सरकार के नीतियों के विरोध की किसान ने, किसान के द्वारा। तो क्योंकि सरकार जो चाहती थी वो किसान, सरकार का नीति जो था, नीतियां वो किसान को ठीक नहीं लगता था। तो क्या लिखा हुआ नहीं, मतलब उसके विरोध, मतलब उसका उल्टा। शायद सरकार ने जो करना चाहती होगी वो वहाँ किसान ने संतुष्ट नहीं होगा, इसीलिए सरकार के नीतियों के विरोध में एक आवाज़ खड़ी किया और उसको नाम धरा भारतीय किसान यूनियन का गठन। ये चलावल कहते किसान के द्वारा। कहता है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता, ये वाला बात को लेकर याद रखेंगे, ये वाला आता है बिहार बोर्ड में कि भारतीय किसान यूनियन का नेता कौन थे, महेंद्र सिंह
टिकैते, टिकैत सॉरी, महेंद्र सिंह टिकैत एवं इसके राष्ट्रीय संयोजक MAU वीर सिंह। याद रखेंगे, या इसके राष्ट्रीय संयोजक अगर माना जाए तो कौन थे? वीर सिंह। शॉर्ट में कौन थे? वीर सिंह। कौन थे? वीर। और लेकिन इसको नोट में लिख लेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? आता है ये वाला, पूछा ये वाला बिहार बोर्ड में सवाल। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत थे, इतना को याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आती है यहां से, ये सवाल पूछा गया है। ताड़ी विरोधी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण वो है, उसको नाम है आंदोलन से जुड़ा हुआ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलावल गया था। कहाँ चलावल गया है? कौची? ताड़ी विरोधी आंदोलन ये चलावल गया था, पता है कब? 1990 के 1990 के दशक में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। देखिए, ये आंदोलन शुरू किया गया किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। कहाँ? पता है कैसे? क्योंकि वहां सरकारें छूट दी थी, है ना? महिलाओं को वहां के सरकार ने ही छूट दी थी। कोची की छूट दी थी? छूट कोची की दी थी? हाँ, ताड़ी। फिर से जम गया मार्केट। मार्केट जम गई, फायदा हुआ। आगे देखिए, पूरा पहले पढ़ते तब आपको समझ में आएगा। छूट होगा। आप देखिए ना, देखिए ना क्या हुआ है, ये आंदोलन क्यों चलावल गया है, आपको आगे समझ में आएगा। जो आप बोल रहे हैं कैसे, वो तो पता ही है कि सरकार ने महिलाओं को बेनिफिट देने का काम किया, फायदा तो हुआ, तो फिर क्यों चलाया आंदोलन? तो ये तो महिलाओं को, लेकिन वहाँ के पुरुष, वहाँ के मर्दों ने पीपे का बहुत बड़ा हमला किया। और जब हमला करेगा तो क्या ना होगा आंदोलन? आंदोलन कब होता है? जब बहुत का इसके हमला होता है, जब अपने में लड़ रहा है, अपने में से युद्ध कर दे रहा है। देखिए बताते हैं। कहता है इस आंदोलन के द्वारा महिलाएं अपने आसपास शराब एवं मंदिरा मतलब ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाना चाहती थी। पाबंदी मतलब कुछ ही आप बंद करना चाहते थे। कौन? अपने में सभी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने पीपी से अपने लड़ाई कर लिया करते थे। तो ये बिहार में होता है, जहाँ तहाँ गांव ग्रामीण में वैसा होता है, ये कोई भारी बात नहीं है कि अपने में। जैसे देखिए, होली में ऐसा होता है, खास होली वाला पर्व में 4 को 6 को बैठ लेगा, एक जगह पिएगा, पूरा बक बक करेगा। अब ऐसा बात को करेगा बक बक की फालतू बात रहेगा, कोई कमियां वाला बात रहेगा नहीं। अब ऐसी बक बक करते करते आपस में लड़ जाएगा, उसको मार लगेगा, उसको मार लगेगा। तो भाई शराबी वाला मामले में ही तो होता है कि अपने पिएगा और पीते पीते अपने में लड़ झगड़ जाएगा। देखते होंगे ऐसा गांव गली में होता है, और उसी पुलिस में ऐसा होता है। कहता है लेकिन आप बताइए, जब होगा, अब लोग पी करके लड़ गया, तो उस पर लोग को भी कुछ लगाएगा, पाबंदी लगाएगा, मतलब उसे रोकने का वो प्रयास करेगा, है कि नहीं? और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने चाहती थी। कौन? वहाँ की महिलाएं। वहाँ की महिलाएं का सोच था कि अपना ग्रामीण में क्या लावें? सुधार लावें। कुछ लावें? सुधार लावें। क्योंकि
पहले से वहाँ के लोगों ने शराब पी करके अपने में लड़ झगड़ जा रहा था, तो उसे क्या करना है, सुधारना है कि नहीं सुधारना है। उसी अगर रहेगा तो भाई किसी और को फिर नुकसान पहुँचेगा वो। और लोग, बच्चे लोग भी सीखते हैं ना वो वाला, गलत काम में लोग अधिक दिमाग लगाते हैं, पता होना चाहिए, और सीखते बहुत कस के। कहता है लगभग 5,000 ग्रामीण महिलाओं ने ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने का संबंधी एक प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा। वहाँ के गांव में महिलाओं को कोई बात नहीं माना, कोई बात। तो उस गांव में एक वीडियो आया, थनस के आया, थनस के आया, वीडियो आया। जो वीडियो, तो वहाँ के लोगों ने, जिसका डर था, वो गांव से बाहर भाग गया। देखते होंगे गांव में जब पुलिस जब आती है पकड़ने के लिए किसी को, तो जिसको नहीं पकड़ना है वो भी लोग घर से बाहर भाग जाते हैं। ऐसा होता है ना, कोई लोग गांव से बाहर भाग जाते हैं, बाद में भाग जाएंगे, या मार्केट जाकर घुस जाएंगे मार्केट में, या कहीं पर भी। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ। आंध्र प्रदेश में सोच रहा था कि वहाँ के महिला कि अपने में सुधार कर दे, पाबंदी लगा दे, ब्रेक मार दे, शराब कोई नहीं बचेगा। लेकिन महिलाओं की बातों को कोई नहीं माना। तो वहाँ ने महिलाओं के द्वारा किसको बुलाया गया, जिला अधिकारियों को भेजा। तो वहाँ धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में क्या हुआ, फैल गया। अब धीरे धीरे यह आंदोलन कुछ पूरा देश में पूरा एकदम हलचल मच गया। कौन आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। कहता है यह ताड़ी विरोधी आंदोलन आगे बढ़ते बढ़ते महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। ये आंदोलन जब आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो आगे क्या बन गया, महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। क्योंकि ये जो चलाया गया आंदोलन है, इसमें पूरी भागीदारी महिलाओं ने निभाई है। शुरू से देखिए, किसी निभाई है, महिलाओं ने ही निभाई है। अतः आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन धीरे धीरे महिलाओं आंदोलन का रूप ले चुका है। क्योंकि रूप इसलिए लिया क्योंकि वो आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, इसलिए रूप किसको लिया, महिला आंदोलन का रूप ले लिया। बात आती है नर्मदा बचाओ। हम लास्ट में पूछेंगे कि कौन कौन से आंदोलन को पढ़ाए हैं, लास्ट में लिख देंगे, उसे आप लोग होमवर्क में पूरा कर लेंगे। थोड़ा पानी मंगाइए तो, ठीक है। जब उसे पूरा जब आप लोग करेंगे तो आपकी पूरा तैयारियां हो जाएगा, जितना भी है पॉलिटिक्स में आंदोलन वाला जितना भी आता है कि ना, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार आइए, नर्मदा बचाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। देखिए कौन नदी की बात कर रहा है, नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी के कई, उसमें फ़ोन आया है, सर को बोल दें, फ़ोन आया है उसमें। है ना, उसको निकाल कर सर को दो, बात करेंगे। भैया फ़ोन आ रहा है उसमें। भैया कह लगा, चलिए कुछ ना होगा। चलिए 1980 के दशक में प्रारंभ मध्य प्रदेश भारत में नर्मदा घाटी परियोजना के तहत नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी पर 30 बड़े बांध और 135 मंझोले बांध, 30 को बड़का बांध और 135 को मंझोल के बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ,
नर्मदा नदी पे बड़ा बड़ा बांध कितना बनाया गया था? 30 गो बड़ा बांध बनाया गया था। और मंझौल का बांध कै गो और छोटका बांध कै गो? 300। कहता है इन बांधों का निर्माण से संबंधित राज्यों के करीब 245 गांव को डूबने की आशंका बढ़ गई थी। कब? कब? जब देखिए इन बांधों के निर्माण से संबंधित राज्य को करीबन 245 गांव, वो कि मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, 245 गांव को डूबने की आशंका बढ़ गई। इससे प्रभावित लगभग 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा सरकार के सामने उठाया। और नर्मदा यहाँ होगा, है कि नहीं? नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक मुख्य दलित यह रही है कि देश द्वारा अपनाई गई विकास परियोजनाओं का लोगों के पर्यावरण, आजीविका तथा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रियलिटी बात है। लाइए जी, जाइए बैठिए। रखे ना, हमें कहूँ रख देंगे ना। चलिए, हाँ क्या था? नर्मदा, यहाँ होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक मुख्य दलित यह रही है कि देश के द्वारा अपनाई गई विकास परियोजनाओं का लोगों के पर्यावरण, आजीविका, संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी की मांग, स्थानीय लोग मतलब वहीं के लोगों की बात कर रहा है, इतना कि लोगों की भागीदारी की मांग कर लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत किया। सही बात है, लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत किया। और हम लोग आगे की ओर आते हैं थोड़ा सा। पहले से ही ना है, इसलिए पहले से भी और कुछ प्रभाव पड़ा है, इसलिए जहाँ लिखा सांस्कृतिक प्रभाव पहले से ही, पहले से ही। अब बात आता है, कहाँ थे जी? ये वाला है, कितना है जी? अरे यार कुछ ना है, कहाँ थे जी? चलो 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 चलो। सूचना के अधिकार का आंदोलन जून 1905 में, ये वाला आता है ना? कैसी वाला आता है? सूचना के अधिकार आंदोलन का चलावल किया था 1905 है, 2005 है। क्या बात है, 2005 में। इतना से देश के सभी नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिकार के तहत देश के कोई भी नागरिक सरकार के वांछित सूचना की मांग कर सकता है और सरकार को निर्धारित सूचना देनी पड़ती है। सूचना के अधिकार का यह आंदोलन जन आंदोलन की सफल का सुंदर उदाहरण है। कुछ उदाहरण है इसमें, लेकिन मेन वाला पकड़ेंगे कब? 2005 में। पड़ोसी देश में जन संघर्ष एवं आंदोलन। पड़ोसी देश में अभी भी पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। पड़ोसी देश, किसके पड़ोसी देश की बात कर रहा है? भारत की। कहता है वहां पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। इसके लिए पड़ोसी देश में विभिन्न तरह के आंदोलन एवं जन संघर्ष होते रहे हैं और होते रहते हैं। क्यों? तो क्योंकि वहां पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुआ है। कहाँ? पड़ोसी देश में। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना जन संघर्ष आंदोलन के द्वारा ही संभव हो पाती। देखो नेपाल में लोकतांत्रिक जो आंदोलन है वो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना संभव जो है किसके द्वारा संभव है?
जन संघर्ष आंदोलन के द्वारा ही संभव है। और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1990 की दशक में कह सकते हैं। हाँ, यहाँ तो 90 ना, हाथ पर तो यहाँ दिया है ना, यहाँ देखिए अपना बुकवा में क्या दिया है, इंसर्ट यही दिया है ना। इतना जाने 90 का, ठीक है, अभी इसमें दिया है भाई। कहता है परंतु नेपाल का राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बन रहा, इसके बावजूद नेपाल में वास्तविक सत्ता की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में थी। देखिए, इसके बावजूद नेपाल में वास्तविक सत्ता, रियल जो पावर था वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में था। अब कहता है बोलिविया में जन संघर्ष। सन 2000 में बोलिविया में एक भयंकर जन संघर्ष हुआ। देखिए, बोलिविया में जन संघर्ष कब हुआ? 2000 ईस्वी में, जिसे बोलिविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और बोलिविया का यह जन संघर्ष पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष था। बोलिविया लातीनी अमेरिका का एक छोटा सा देश है। देखो, बोलिविया जो है से अमेरिका के क्या है, छोटा सा एक देश है। बोलिविया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में कह सकते हैं। बोलिविया कहाँ पड़ता है? अब आता है बात श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। श्रीलंका भारत से सटे दक्षिणी दिशा में है। कहाँ श्रीलंका? देखें, भारत के दक्षिणी एकदम यहाँ पे है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर, मान लीजिए भारत दक्षिणी में है। भारत की आज़ादी के अगले वर्ष 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ भारत। नहीं, दिशा में स्थित है, सही लिखा है। तो ये बोला आता है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? तो 1900। अब भारत कब हुआ? 1947 में। कहता है क्या कि इतना आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय श्रीलंका में लोकतांत्रिक कुछ हुआ, स्थापना हुआ। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, श्रीलंका, उसी समय श्रीलंका में लोकतांत्रिक कुछ हुआ, स्थापना हो गया। याद रखेंगे कि श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 1948 में ही, क्योंकि जिस समय लोकतंत्र की स्थापना हुआ था कहाँ? श्रीलंका में, या जिस समय श्रीलंका आज़ाद हुआ था। बस ये लास्ट है, ठीक है। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष। अभी कहाँ की बात कर रहा है? भारत के पहले स्थित बंगला की खाड़ी से सट्टा म्यांमार है। देख रहे हैं म्यांमार कहाँ है? ये देखिए, इंडिया है ना, ये वाला, ये इंडिया है, ये इंडिया है, म्यांमार यहाँ पर ही है नहीं? म्यांमार कहाँ है? ये ना जी, म्यांमार। सट्टा म्यांमार एक छोटा देश है, जो म्यांमार एक बंगाल का थी, भारत का पड़ोसी देश है। हम लोग इसके पीछे पड़े थे, पड़ोसी देश का जन संघर्ष और आंदोलन। तो वही है जन संघर्ष आंदोलन किसका? भारत के पड़ोसी देश है ये। म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा था। म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। 14 वर्ष के बाद यहाँ के राजनीतिक ने ऐसी करवट बदली कि 1962 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का तख्ता पलट गया और सैनिक शासन की स्थापना हो गया, जिससे काफी कुछ हुआ, विरोध हुआ। और आंग सान सू की के नेतृत्व में लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए वर्षों तक आंदोलन हुआ और फलस्वरूप लगभग 30 वर्षों के बाद 1990 में वहां निर्वाचन हुआ और आंग सान सू की, इसको यहाँ तक आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल
लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ। किसको? डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल को। अब इसमें है जय हिंद, सभी को जय हिंद। हम लोग जानेंगे जो हम लोग पढ़े थे महत्वपूर्ण कुछ आंदोलन, जैसा कि आप लोग को होमवर्क में दिए थे उसे पूरा क्लियर करके आएंगे और लिखेंगे भी होमवर्क वाला में। देखिए क्या था इंपॉर्टेंट में, इसको कर लेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन से आप इतना से आप क्या समझते, इसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद है वीवीआई प्रश्न दिया जा रहा है 25 में आने की संभावना रहती है। ऐसा प्रश्न को चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? एक इसमें मेन है दलित पैंथर्स क्या है? एक इसमें था नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? सभी बच्चे इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक था छात्र आंदोलन, बिहार की छात्र आंदोलन है ना, छात्र आंदोलन से आप क्या समझते हैं? कितना हुआ इसमें? 2 3 4 5 इतना को आप लोग होमवर्क में से पूरा करने का प्रयास करेंगे, तब कि आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।